गरीब कचरे वाली के घर आया अमीर का रिश्ता। शालू अपनी बेटी सुरभि के साथ एक तंबू लगाकर प्लास्टिक की पन्नी बिछाए बने घर में रहती थी, जो ज्यादा ना छोटा था और न ज्यादा बड़ा, पर उन दोनों के लिए एक आशियाना था। उनके ऐसे रहने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने गरीब थे। और शालू अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बिना करती थी, लेकिन कम, क्योंकि वो अपनी तरह अपनी बेटी को भी कचरा बिनने वाली औरत नहीं बनाना चाहती थी। ऐसे ही एक सुबह अपने टेंट के आसपास से सुरभि कूड़ा कचरा बिनकर इकट्ठा कर लेती है और कहती है, माँ, मैंने सारा काम कर दिया। अब आपको आज कचरा बीनने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में आज हमारा खाना हो जाएगा। सुरभि बेटा, तुझे कितनी बार मना किया है, तू ये सब काम मत किया कर। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। ओ मेरी प्यारी माँ, मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कर ली, और कितना पढूं? इसके बाद भी पढ़ाई होती है। तू वो भी पढ़। फीस कितनी भी होगी मैं तुझे दूंगी, पर तू पढ़ाई कर बेटा। माँ, मेरे बारे में कितना सोचोगी और कब तक ऐसे कचरा बीनती रहोगी? जन्म से लेकर अभी तक आपने मुझे कितने संघर्ष से पाला पोसा है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ माँ। और अब बारी मेरी है। मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। मैं नौकरी करूंगी। नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर। नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ में आज भी उतनी ही जान है। शेरनी को जन्म दिया है मैंने। हाँ मेरी प्यारी माँ, ठीक है, मैं अपनी एक सहेली से उसकी कॉलेज की किताब मांग लूंगी, पर कॉलेज नहीं जाऊंगी, वरना सब मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं इधर उधर से कचरा बटोरने जा रही हूँ। तू यहाँ पर अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर शालू एक बोरी के लिए आसपास से कचरा बिनने लगती है, प्लास्टिक को अलग और कागज पन्नियों को अलग अलग। वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान आता है, जिससे तंबू उड़ने की फिराक में था। तभी घबराकर सुरभि हाथ जोड़कर कहती है, हे भोलेनाथ, बचा लीजिए हमें। इतना भयंकर तूफान मत लाइए, वरना हमारा घर भी बिखर जाएगा। इस हवा में एक तंबू ही तो है, जिसके अंदर हम माँ बेटी अपना गुजारा करते हैं। तभी हवा जल्दी बंद हो जाती है और सुरभि अपने आसपास की जगह से कचरा उठाकर एक जगह करती है और झाड़ू लगाती है। ये करता देखकर समीर नाम का लड़का गाड़ी में से शीशा नीचे करके उसे निहारता है। वो बार बार अपनी जुल्फों को चेहरे से हटा रही थी। हाय, कितनी प्यारी लड़की है यार। अरे क्या हुआ भाई, इस खाली रास्ते पर तूने गाड़ी क्यों रोकी है? बाहर क्या देख रहा है? कुछ नहीं भाई। तभी समीर कार चलाकर थोड़ी आगे ले जाता है और तभी एक छोटा सा पिल्ला उस गाड़ी के पास आने वाला होता है कि सुरभि उसे बचा लेती है। अचानक से गाड़ी रोकने पर समीर फिर से उसे देखता है तो सुरभि कहती है, अरे, आपको दिखाई नहीं देता है? एक छोटा सा पप्पी यहाँ पर है। अगर उस पर गाड़ी चला देते तो क्या होता? थोड़ा देखकर चलाया कीजिए। समीर फिर से उसकी आंखों में डूबकर उसे निहारने लगता है। तभी सुरभि चुटकी बजाती है, आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना। समीर चलना, क्या ताड़ रहा है यहाँ पर? समीर कार चलाकर चला जाता है। अपने घर सोता है तो बार बार उसे सुरभि की छवि ही अपने मन में दिखाई दे रही थी। उसे देखने के लिए उसी रात उसी जगह पर वो जाता है, जहाँ वो टेंट के बाहर चूल्हे पर खाना पका रही थी। माँ, मैंने खाना बना लिया है, आप खा लो, गरम गरम। वैसे भी ठंडा मौसम है, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा, खा रही हूँ, पर तू भी आ जा, तेरे साथ खाऊंगी। माँ, मैं आ जाऊंगी। हाय, ये क्या हो रहा है मुझे? सुबह की मुलाकात ने मुझे पागल सा कर दिया है। मैं इतना बेतहाशा हो गया हूँ कि इतनी रात को भी मैं देखने के लिए इसे आ गया। अच्छा, अब चलता हूँ, वरना माँ डांटेगी। समीर इतना कहकर चला जाता है। 2-4 दिन बीतने के बाद समीर उसे देखे बिना रह नहीं पाता। वो रोज अपनी कार दूर खड़ी करके शीशा नीचे करके कार में बैठे बैठे सुरभि को निहारता रहता था। कभी पढ़ाई करते वक्त, कभी बर्तन धोते वक्त, तो कभी पिल्ले के साथ खेलते हुए। 1-2 बार सुरभि उसे नोटिस भी करती है कि वो लड़का कार खड़ी करके उसे ही देखता रहता है। तो सुरभि उससे कहती है, आप वही साहब है ना, जो उस दिन मेरे पिल्लू पर गाड़ी चढ़ाने वाले थे? आप यहाँ रोज क्या घूमते हैं? वो कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे समीर? इनके पास आते ही मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है? समीर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और वो सुरभि के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। उसके बिना रह नहीं पाता, उसे बार बार देखने आता है।
फिर एक दिन अपनी माँ कौशल्या को वो सुरभि के बारे में बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। तो इस बात पर कौशल्या कहती है, क्या तुझे उस लड़की से प्यार हो गया है जिसका अपना कोई घर भी नहीं है और वो तंबू में रहती है? तूने उसकी माँ को कचरा बीनते हुए देखा है। तुझे गरीब लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है? तू इस शहर का सबसे अमीर लड़का है और इस लड़की से शादी करेगा, ना पहनने ओढ़ने बोलने का ढंग होगा उसे। माँ प्लीज, मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ ना, मैं उससे भी उतना ही करने लगा हूँ। वो हमेशा मेरे ख्यालों में आती है। मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ माँ। जहां तक तौर तरीके की बात है तो हम उसे यहाँ लाकर सब कुछ सिखा देंगे ना यार। प्लीज माँ, मान जाइए ना प्लीज। उसके घर चलिए ना प्लीज एक बार। ठीक है, जिसमें तेरी खुशी। हम कल ही उस लड़की के घर चलेंगे। कौशल्या बड़े ठाट बाट से तैयार होकर बेशकीमती तोहफा लेकर अपने बेटे के साथ सुरभि के घर की ओर बढ़ती है। शालू कचरा बीनकर हाथ धोकर बैठती है। तभी उन्हें देखकर वो घबरा कर कहती है, हे भगवान, ये हमारे घर पर कौन आ रहा है? कहीं ये हमें यहाँ से तंबू हटाने को ना कह दे। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? जब देखो अमीर लोग हमें हटा देते हैं, तो कभी पुलिस। बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे यहाँ से खाली करने को मत बोलना। मेरे पास कोई जगह नहीं है। अरे अरे, एक मिनट, मैं आपको यहाँ से हटाने नहीं आई हूँ। मैं अपने समीर बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। नमस्ते जी। हे भगवान, ये तो वही लड़का है जो रोज घूरता था मुझे। क्या मेरी बेटी के लिए रिश्ता? मुझे आप जानती हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। देने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास, सिवाय कुछ रुपयों के। देखिए, इन सब की आप चिंता मत कीजिए। जितने पैसे और शादी से जुड़ा सामान चाहिए वो मैं दूंगी। मेरे इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी से मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। सुरभि, तुझे ये रिश्ता पसंद तो है ना बेटा? जी माँ। सुरभि शर्मा कर वहां से बाहर चली जाती है, जहां समीर उसका हाथ पकड़कर अपने दिल की बात करता है और दोनों माएं अपने बच्चों की शादी की बात करके 2 दिन बाद हल्दी की रस्म रखती है। कौशल्या शगुन की हल्दी लगाकर उसकी नजर उतार कर चली जाती है। जहां सभी लोग पीले कपड़े पहनते हैं, उसी टेंट और आसपास के पाइपलाइन में जो लोग रहते थे, जिसे सजाकर सुरभि की हल्दी की रस्म पूरी होती है। फिर मेहंदी की रस्म में सभी लोग हरे कलर के कपड़े पहनकर नाच गाना करते हैं। शालू भी आंखों में आंसू लिए गाते हुए कहती है, चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। तभी समीर उसे गुलाब देकर नाचते हुए कहता है तू जो आई सच के, मेहंदी रच के, चल बज के ओ सोनिए, दिल कितनों का खाए हच के ओ सोनिए, जिंद माही वे सोनी सोनी, आजा माही वे सोनी सोनी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। कितना प्यार करते हो मुझे, इतनी गरीब होने के बाद। आज के बाद दोबारा मत बोलना। कल मुझसे शादी करने के लिए तैयार रहना। ये रहा तुम्हारा बेशकीमती लहंगा और गहने। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, जीते रहो बेटा। तभी समीर चला जाता है। अगले दिन दोनों बहुत शाही अंदाज में दूल्हा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर सारी रीति रिवाज से शादी करते हैं, जहाँ की अरेंजमेंट काफी रॉयल थी। तभी विदाई के वक्त सुरभि अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। बेटा, जाना तो पड़ेगा। दामाद जी तेरी राह देख रहे हैं। जा, अपना नया संसार बसा। समधन जी, समीर बेटा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और माफ कीजिएगा कि ज्यादा कुछ अच्छे से शादी नहीं कर पाई। अरे समधन जी, ऐसे रोइए मत और शर्मिंदा ना होइए। आपने इतना कीमती हीरा हमें सौंपा है, उसे पढ़ाया लिखाया है, यही हमारे लिए काफी है। दहेज जैसी चीजों को हम नहीं मानते। हाँ मम्मी जी, आप मुझे अपना बेटा मानती है ना? हाँ बेटा। तो मेरी एक बात मानिएगा, मैं आपको एक छोटा सा घर देना चाहता हूँ, जहाँ आप आराम से रहेंगी, ना कि इस तंबू में। यहाँ आपको ठंड लगती होगी ना? प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद फूल से सजी वाली कार में बैठकर सुरभि अपने पति के साथ अपने आलिशान ससुराल में चली जाती है। ये देखकर शालू की आंखें भर आती है।
और वो दोनों अच्छे से नई जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ सुरभि अमीर तौर तरीके सीखती है और समीर शालू को रहने के लिए नया घर देता है। नैना और गीतिका के कदम अचानक एक 5 सितारा होटल के बाहर थम गए, जहां टेबल पर बैठे सैकड़ों अमीर लोगों की टुकड़ी बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे। दूर खड़ी दोनों बहनें उन्हें देखकर आपस में फुसफुसा रही थी। अरे वाह, ये जगह तो किसी खाने खजाने से कम नहीं। यहाँ पर तो खाने को बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और भी कितना कुछ है। चलो ना दीदी, हम भी चलकर खाते हैं। नहीं नैना, हम अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही खाना खाते हैं। अपनी बहन की ये बात सुनकर 9 साल की नैना के मुंह पर गरीबी की मलिनता छा जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर छिटक पड़ती है, जहाँ एक अमीर परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है। बस अम्मा, मेरा पेट भर गया, अब मैं ये पिज्जा और नहीं खा सकती। अरे कोई बात नहीं मेरी प्रिंसेस, प्रेशराइज मत हो, ये पिज्जा प्लेट में छोड़ दो। चलो अब हम घर चलते हैं। उनके जाते ही टेबल के प्लेट में बचे खुचे पिज्जा के टुकड़े को देख नैना की बुझी हुई आस वापस से उजागर हो जाती है और अमीर वाला खाना खाने की ललक में वो झट से उस पिज्जा पर लपक पड़ती है। तभी गीतिका उससे वो प्लेट छीनते हुए कहती है, नैना इसे मत खाओ, ये उन लोगों का झूठा खाना है। दीदी, घर का प्याज रोटी खाकर मेरा मन फीका हो गया है। मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया, झूठा ही सही, आज मैं पिज्जा का स्वाद चख तो लूंगी, क्योंकि माँ तो हमें अमीरों वाला खाना खिलाने से रही। ऐसा कहकर नैना अमीरों की छोड़ी हुई जूठन चाव से काट काट कर खाने लगती है और कुछ देर बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं, जहाँ गीतिका अपनी माँ को होटल में हुआ सारा वाक्य बताती है, जिसे सुनकर गंगा नैना को एक थप्पड़ मारकर कहती है, नैना, क्यों खाया वो झूठा खाना तूने? क्योंकि दिन रात ये रूखी सूखी रोटी और प्याज खा खा कर मेरा गला छिल गया है। क्या फायदा आपके खटने का माँ, जो आज तक आप हमें कभी अमीरों वाला खाना भी नहीं खिला सकी। बस जब देखो गरीबी का दुखड़ा सुनाती रहती हो। अरे इतना फीका खाना तो गली गुच्छी के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में नैना अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर सो जाती है और देर रात जागती हुई गंगा चौखट पर चुपचाप बैठी थी। एकाएक उसके मन की कुड़हन कुड़कुड़ाहट में बदल गई और वो खुद से बोल पड़ी, और कितना दुख भोगना बाकी रह गया है ऊपर वाले। क्यों मेरी दर्द बाधा तुझे दिखाई नहीं दे रही? दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कभी मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे में मैं गरीब माँ अपनी 5 बेटियों का पेट भर पाने में असमर्थ हो जाती हूँ। फिर कैसे खिलाऊं मैं उन्हें अमीरों वाला खाना? उस पल छिन गंगा का मन टूटकर बिखर गया था, मगर संघर्ष कहाँ उसका साथ छोड़ने वाली थी। अगली सुबह 5 साल की पारुल अपनी माँ के आंचल से लिपट कर कहती है, माँ देखो ना, ये रोटी कैसे अकड़ गई है, मैं क्या खाऊं? पारुल, ला ये रोटी मुझे दे, मैं खा लूंगी, तू ये चावल खा ले। अब खुश? गीतिका 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो गरीबी की गहराई और अपनी माँ की मजबूरी सरलता से समझती थी। वो मर्म लहजे से पारुल को उलझाने की कोशिश करती है, मगर पारुल हाथ छटक कर हट पर अड़ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रात का भात नहीं खाऊंगी। माँ, मेरी सहेली रूबी के घर रोज रहीजों वाला खाना बनता है। कल वो चौखट पर बैठकर बड़े चाव से पुलाव खा रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी। आज मुझे भी पुलाव खाना है। पारुल, माँ के पास पुलाव बनाने के लिए पैसे नहीं है, जो है यही खा ले। देख, मैं और गीतिका दीदी ये रोटी खाकर दिखाते हैं। फिर सिया और गीतिका पारुल का मन फिराने के लिए उस अकड़ी हुई बासी रोटी को काट काट कर खाती हुई झूठी वाहवाही करने लगती है। अरे वाह, ये रोटी तो मुंह में मिश्री के जैसे घुल मिल गई। लो पारुल, तुम भी खाकर देखो। फिर पारुल अपनी बहनों के साथ रात के उस बासी खाने को खाने लगती है। ये मंजर देखकर गंगा अंदर ही अंदर खुद को कोस रही होती है। गीतिका बेटी, मुनिया का ख्याल रखना, मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। गंगा को घर से जाते देख 2 साल की नन्ही मुनिया उससे सड़ जाती है। गंगा उसे सहलाते हुए गीतिका की गोद में देखकर काम पर निकल जाती है। वो रूपचंद की कोठी में साफ सफाई किया करती थी। बदले में जो 4 पैसे आते थे उससे ही घर का चूल्हा जलता था। उस दिन रूपचंद के घर में जोरों शोरों से सजावट चल रही थी, जिसे देखकर गंगा झिझकते हुए पूछती है, क्या बात है साहब जी, इतनी साजबाज कुछ खास है क्या? हाँ गंगा, कल मेरी बिटिया विदेश से लौट कर आ रही है, बस उसी के आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी है। अच्छा सुन, कल की दावत में अगर तू मेहमान नवाजी करना चाहती है तो देख ले,
मैं वेटर के बदले के पैसे तुझे दे दूंगा। ये सुनकर गंगा के टूटे मन में उम्मीद रोशन हो उठती है। अगर कल थोड़ा ज्यादा काम करके मैं अपनी बेटियों की आंखों में बसे अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगी तो मुझे ये मंजूर है। गंगा फौरन से हामी भर देती है और अगली सुबह गीतिका को लेकर काम पर जाने लगती है। तभी नैना उसे टोकती है। माँ, तुम गीतिका दीदी को अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो? बिटिया, आज साहब जी के घर में दावत है। हमें वहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार करना है। बदले में जो पैसे मिलेंगे उसे हम तुम चारों के लिए अमीरों वाला खाना लेकर आएंगी। फिर जैसे ही गंगा गीतिका को लेकर निकलती है, नैना फुसफुसाती है। सिया, पारुल, यहाँ बैठकर माँ की बात जोड़ने का कोई फायदा नहीं। वो आज फिर हमें गया गुजरा गरीबों वाला खाना ही खिलाएंगी। क्यों ना हम चारों चोरी छुपे दावत में चलकर किसी टेबल के नीचे छुपकर खूब सारा अमीरों वाला खाना खाएं? हाँ चलो दीदी। सिया और पारुल अमीरों वाले खाने के लुत्फ उठाने के ललक में नैना की लालच भरी बातों में आकर पार्टी में पहुंचकर बहुत सारा खाना देखकर प्लेटों में खचाखच खाना भरकर टेबल के नीचे छिप जाती हैं। तभी अमीर गरीब के फर्क फासले से अनजान 2 साल की मुनिया बिलखते हुए टेबल से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर रूपचंद की बेटी रोजी अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कहती है, यक, ये मैली कुचैली बच्ची इस पार्टी में कहां से घुस आई? और ये टेबल के नीचे कैसी फुसफुसाहट है? बाहर निकलो, कौन है अंदर? तीनों बहनें थरथराई हुई बाहर निकल आती है। डर के मारे उनके हाथ पांव फूल रहे थे। तभी रूपचंद और गंगा भी वहां आ जाती है। अरे गंगा, ये तेरी बेटी है। क्यों रे गंगा, यही सिखाया है तूने अपनी बेटियों को अमीरों की पार्टी में घुसकर खाना चुराना? नहीं मेम साहब, माँ का कोई कसूर नहीं है। हम अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में यहाँ चले आए क्योंकि हमने कभी अमीरों वाला खाना नहीं खाया। माँ जो कमाती है उससे हम कभी गीले चावल खाते हैं तो कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटते हैं और कभी कभी तो पानी पीकर पेट भरते हैं। पारुल के नन्हे से जुबान से गरीबी की गंभीरता देखकर पार्टी में मौजूद हर अमीर का कलेजा पसीज पड़ता है, जिसके बाद रूपचंद आगे बढ़कर पारुल के आंसू पोंछते हुए कहता है, बिटिया, आज की दावत तुम्हारे लिए है, जो मन चाहे खाओ। क्या हम कुछ भी खा सकते हैं? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कुछ भी? हाँ बेटिया, जो मन चाहे खाओ। ये सुनकर गंगा की गरीब बेटियों का फीका चेहरा फौरन चमक उठता है। उस रोज उन्हें वो सब कुछ खाने को मिलता है जिसका ख्वाब वो अरसों से देख रही थी। ये देखकर गंगा हाथ जोड़कर कहती है, शुक्रिया साहब जी, आज आपने मुझ गरीब की बेटियों को अपने इस ऊंचे समाज में अमीरों वाला खाना खाने की इजाजत देकर मुझ गरीब माँ का मान बढ़ाया है। गंगा, ये कहावत नहीं सुनी तुमने? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज गरीबी की इस झलक ने रूपचंद को झकझोर कर रख दिया है। हमारे खाने की मेज से न जाने कितना खाना कचरे का कौर बनता है। अब ये भूल भविष्य में नहीं होगी। अब से मेरे घर का बचा खाना तुम अपनी बेटियों के लिए बांध कर ले जाना। इससे अन्न का अनादर भी नहीं होगा और उन्हें भी अच्छे खाने के लिए ललकना नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद से गंगा के घर में खाने को लेकर कोई भी खिटपिट नहीं हुई, क्योंकि उनका वो ख्वाब मुकम्मल हो गया। उन्हें रईसों की महफिल में ठाठ से बैठकर अमीरों वाला खाना खाने का मौका जो मिला था,